अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम तो पहले कमिश्नर रावलपिंडी का जो बयान है उससे करते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के हवाले से मेरा ख्याल ये था कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों के लिए एक कैटलिस्ट का किरदार अदा किया उनके माहदे के लिए। एक ज़बरदस्ती की शादी है इन दो बड़ी जमातों के दरमियान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी स्टेज पे भी तैयार नहीं थी, इस शादी के लिए रजामंदी का इजहार नहीं कर रही थी, लेकिन जब कमिश्नर का बयान आया उसके बाद उस एग्रीमेंट में तेज़ी आई और फिर मिडनाइट को एक स्टेटमेंट जारी होती है जिसमें बताया गया कि इत्तफाक़ राय हो गया, प्राइम मिनिस्टर होगा PMLN से और प्रेसिडेंट होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ये कैसा तकलीफ़ दे निभा होना है, जितनी देर चलेगा किसी को ना इनको खुद सुख आना है ना पार्लियामान के अंदर चैन आना है, क्योंकि बड़ी लीडिंग पार्टी जो है वो बाहर बैठी हुई है, जिसको सबसे पहले मौका मिलना चाहिए था। उसको बाहर निकाल के तो बाकी वोट देने वाला भी नहीं मानेगा और बाकी लोग भी नहीं मानेंगे। लेकिन कमिश्नर साहब के बयान ने ये कमाल ये किया कि ये दोनों जमातें जो रजामंदी नहीं दिखा रही थी ये रजामंद हो गई। आज उन्होंने इस सारा कुछ करने के बाद अचानक जो कहा जा रहा था उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, शायद ख़ुदकुशी की सोच रहे हैं, आज उनका सारा कुछ निज़ाम दोबारा बहाल हो गया, सही हो गया, सोचने भी सही लगे। उन्होंने कहा अपने बयान पर शर्मिंदगी है, पूरी कौम से माफ़ी चाहता हूँ, मैं PTI को मुल्क गिर एहतजाज के लिए फ़ायदा देना चाहता था। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का इंतखाबी अमल में कोई किरदार नहीं। PTI के एक अहम अहदेदार ने चीफ जस्टिस का नाम लेने के लिए कहा। ये भी उन्होंने कहा कि मैंने खुफिया तौर पर लाहौर का दौरा भी किया था। PTI की क़यादत से गुफ्तगू के बाद मुकर्रर करदा वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रिटायरमेंट की वजह से बहुत दबाव में था, तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और हुकाम के आगे ख़ुद को सरेंडर करता हूँ, किसी RO को हमायत या इंतखाबी अमल में मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया। 32 साल सरकारी खिदमात अंजाम दी, 13 मार्च 2024 को मैंने रिटायर होना था। ये लियाकत चट्टा साहब का बयान है। ये बहुत ही मुज़क्कर खेज़ सूरत हाल है पाकिस्तान में। एक वो आप सेटअप अरेंज करते हैं ना बाकायदा, ये पूरा लियाकत चट्टा वाला वो रोल था। इसने आया, एक धमाका किया पूरे पाकिस्तान में। PTI एहतजाज कर रही थी कि हमारे फॉर्म 45 पे नंबर्स और हैं, 47 पे उसका रिज़ल्ट और है, उनकी बाज़ हलकों में हो सकता है शिकायत दुरुस्त हो और उनको इंसाफ भी मिलना चाहिए। लेकिन ये वाला जो था ना एपिसोड, ये एपिसोड प्योरली उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए था और एक्सप्लॉइटेशन के नतीजे में कहा जाता था कि नवाज़ शरीफ ऐसी हुकूमत लेने पे आमादा नहीं है। बिलावल पब्लिकली एक पोजीशन ले चुके थे कि हम इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। पूरी कैंपेन, उनकी इलेक्शन कैंपेन इस इशू के ऊपर थी। तो वो दोनों फ्रीक जो इकट्ठे बैठने पे तैयार नहीं थे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको इकट्ठे भी कर दिया और आगे एक निभा कैसे चलेगा ये हमारे सामने आ जाएगा। PDM वाला एपिसोड दोहराया गया। अगर PDM 2.0 इसको इसलिए कहा जाता है कि 16 माह की हुकूमत में जो पाकिस्तान को मुश्किलात आई थी उससे कहीं ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। 7-8 इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना उस वक्त भी मुमकिन नहीं था और एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतों में हिस्सा भी नहीं ले रही होगी वफाक की सतह के ऊपर, तो क्या 80 नशिस्तों वाली पार्टी पाकिस्तान को चला पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और चैलेंज क्या है, दूसरा हिस्सा उसकी भी वजाहत करता हूँ। चैलेंज हमारे सामने, एक मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो अपनी लास्ट रिपोर्ट पाकिस्तान की जारी की उसमें एनुअल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर ये टेबल जारी किया। 24 अरब डॉलर सालाना से लेकर 31 अरब डॉलर सालाना तक हमारी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है और ये फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के ऑन बोर्ड आए बगैर कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो पूरी कर सके। आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को जितना बुरा लफ्ज़ों में जिक्र करना चाहते हैं कर लें, लेकिन फिर भी आपको जाना IMF के पास ही है, क्योंकि उसके बगैर ना वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग देता है, ना EDB फाइनेंसिंग देता है, कोई मल्टीलैटरल एजेंसी नहीं देती। पहले दोस्त ममालिक जो सऊदी अरब है, कतर है, UAE है, चाइना है, ये पहले हमें बेल आउट कर दिया करते थे। 1-1.5 अरब डॉलर की ज़रूरत होती थी, कोई तेल उधार दे देता था, कोई कर्जा पैसे रखवा देता था स्टेट बैंक में। अब फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है। अब 2 अरब या 1 अरब डॉलर नहीं चाहिए, आपको 30 अरब डॉलर या 24-25 अरब डॉलर सालाना चाहिए। वो कोई देने पे तैयार नहीं है। वो कहते हैं बिटर पिल, IMF के रास्ते से जाओ, फिर हम भी आपकी मदद कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में एक और ख़बर सामने आई है और वो ख़बर जो है उसका माजी भी आपको रेफरेंस दूंगा, लेकिन पहले आज का बयान सुन लें। आज का बयान क्या है, दिखाइएगा। इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, खान साहब ने कहा है उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा और वो खत जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो। अगर ये ऑडिट नहीं होता, ये जो धांधली है इसको ख़त्म नहीं किया जाता, तो फिर किसी किस्म का जो स्टेप होगा लोन देने का IMF का, वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने ये बयान आज दोहराया है। इमरान खान ने जो हदायत दी हैं उसकी रोशनी में एक चीज़ थोड़ी सी हमें जहन में रखनी चाहिए।
PTI का ये मुतालबा कि जिन हल्कों में रिगिंग हुई है वहाँ पर वोट ऑडिट किया जाए, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वो वोट ऑडिट पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इन्हें मुतालबा करना चाहिए। पाकिस्तान में ट्राइब्यूनल में जाएँ, हाई कोर्ट्स में जाएँ, सुप्रीम कोर्ट में जाएँ, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन डे से लेकर ऑनवर्ड मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये वाला मसला जिसमें कहते हैं कि IMF आए और ये काम कर दे, या कल को कहें स्टेट डिपार्टमेंट आ जाए, या UN को हमने ख़त लिखना है, उसको मैं सपोर्ट नहीं करता। ये हमारे दाखिली फसाद का वो हिस्सा है जिसकी बुनियाद में सब लोगों ने हिस्सा डाला हुआ है खोखली करने में। PTI भी उसमें हिस्सेदार है। अगर पाकिस्तान में कोई इंतखाबी अमल आज तक शफाफ नहीं है तो सब में कोई ना कोई बेनिफिशरी होता है। एक पार्टी खसारे में होती है। 2018 के ऊपर यह था कि बेनिफिशरी इमरान खान है। इस दफ़ा इल्ज़ाम यह है कि बेनिफिशरी PMLN है, ख़ास तौर पर उसके ऊपर बोझ है। पीपल्स पार्टी के ऊपर भी इल्ज़ाम है, PTI खसारे में। तो इसका हल इन सियासतदानों के पास है, IMF को ख़त लिखकर दावत देने में नहीं है। एक जब 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम इत्मीनाद हो गई तो उस वक्त भी एक तारीख़ मौजूद है, और वो ऑडियो क्लिप्स जब लीक किए गए तो उसके ऊपर भी बहुत लेदे हुई। लेकिन मैं आपको हवाले के तौर पर दिखाना चाहूँगा कि हमें सियासत को सियासी अंदाज में रखना चाहिए, उसको पाकिस्तान के स्टेक्स जो हैं उनको कंप्रोमाइज़ करने पर नहीं लगाना चाहिए। दिखाइएगा शौकत तरीन साहब के वो जो ऑडियो लीक्स हुई थी वो क्या थी। इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? योर चेयरमैन एंड एवरीबॉडी एल्स। देखो ये तो जरूर होगा। तो आपने अभी कह देना है कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। ये अपना खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं, और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना। जैसे एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ते। करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे, तो हमें जरूरी रिलीज करने की जरूरत ही नहीं होगी, वो खुद ही सोशल मीडिया कर देगा। जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, सेनेटर वलीद इकबाल साहब हैं, पलवशा खान हैं, तारिक फजल चौधरी साहब हैं और ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। वलीद इकबाल साहब, आप इस बयान को कैसे डिफेंड करेंगे, ये जो अभी हमारे सामने बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दिया? मैं एक तो आपकी बात की तायद करूँगा और शुक्रिया भी अदा करूँगा आपका, क्योंकि आप तायद करते रहे हमारी पोजीशन। अभी भी करता हूँ। वो क्या पोजीशन है कि आपका वोट ऑडिट होना चाहिए। और ऑडिट हो, हम फहरिस्त दे देंगे कौन सी नशिस्तें हैं, उसमें रद्दबदल किसी ने करना हो, लेकिन ये तय है कि बेसिकली हमारा ये मुतालबा है, और ये हमारा महज मुतालबा हमारा नहीं है, ये रिकमेंडेशन फाफन दे चुका है और बाकायदा उसका तरीक़ाकार 3 स्टेप ऑडिट बता चुका है। ये पाकिस्तानी इदारा है। ये आपने ट्रिब्यूनल की लिमिट अभी एग्जॉस्ट नहीं की, हाई कोर्ट में आपने भी जाना नहीं है। ट्रिब्यूनल्स का हम सबको पता है ना जी। आप सुप्रीम कोर्ट में गए नहीं हैं। जी मैं सबका आपको पता है जी। मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं और 2013 के इलेक्शन पे, जिस पे मेरे साथी भी ये जो सेनेटर इरफानुल हक हैं कॉलम लिखते रहते हैं और अक्सर जिक्र करते हैं 14 का धरना। वो धरना अवॉइड किस तरह हो सकता था? बड़ा सिंपल था। हम 4 हल्कों का ऑडिट मांग रहे थे। वो क्या था, जिसमें साद रफीक साहब ने हामिद खान साहब को हराया था लाहौर में, जिसमें याज सादिक साहब ने इमरान खान साहब को हराया था लाहौर में, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने उस्मान डार को सियालकोट में हराया था, और वो सदीक बलोच ने हराया था। 2014 की एक तारीख ये भी है कि वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया था उस धरने को। नहीं, वो नौबत ही ना आती, वो नौबत जिसको भी, वो तो मैं कह रहा हूँ जहाँ ये आपका हक था कि आप वोट ऑडिट का मुतालबा करते, क्या वहाँ ये दुरुस्त था कि आप इस्टेब्लिशमेंट की मदद से धरना करते? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि 4 हल्कों का ऑडिट वो करा देते तो वो धरना ना होता। उसके पीछे जो भी आपने इस्टेब्लिशमेंट की मदद से यहाँ पे धरना किया, पैट और आपका इत्तेहाद इस्टेब्लिशमेंट की मदद से था, यहाँ का धरना इस्टेब्लिशमेंट की मदद से था, ये आपका काम दुरुस्त था? नहीं, मेरी ये सुने, मुझे और सवाल का जवाब बताएं कि आप समझते हैं कि वो धरना होता अगर वो 4 हल्कों का ऑडिट हो जाता? अगर इस्टेब्लिशमेंट आपका पीछे साथ ना देती तो वो धरना आप ना करते, आपको अदालत जाना पड़ता। धरना असल मकसद, अदालती कमीशन बाद में भी बना, अदालती कमीशन की रिपोर्ट बाद में भी। ये थ्योरियां हैं और ये थ्योरी नहीं है, ये रियलिटी है। इसके ऊपर अदालती कमीशन के अंदर हम ठीक तरह रिप्रेजेंट नहीं हो सके, और एक चीज को साबित करना एक चीज है और एक चीज का सच होना एक और बात है। बहरहाल मैं इस पे आता हूं। इस वक्त भी ये एक देखें, पाकिस्तान के अंदर 11 जो इलेक्शन हुए हैं 1970 वाले को पीछे रखते हुए निस्बतन कहते हैं वो आज़ाद था। बाकी हर एक पे ये इल्ज़ाम लगा हर इलेक्शन पे कि ये फ्री और फेयर नहीं था। किसी इलेक्शन कमीशन, किसी निगरान हुकूमत का कानून और आइन के मुताबिक कभी एहतसाब नहीं। इसलिए IMF के पास जाना नहीं, मेरी अर्ज सुन लेना कि कानून एहतसाब का खौफ और कानून का डर ही यहाँ ख़त्म हो गया हुआ है। तो अब बात यह है कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं ना जी। मैं इस वक्त कहता हूँ, ये अभी PDM 2.0 आती है, वो कहती है कि जी हम ऑडिट करने के लिए तैयार हैं, बताओ कौन सी नशिस्तें हैं। इस खत की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम खुद ये पाकिस्तान के अंदर ये बात हो रही है, किसी ने इस पर अमल नहीं करना।
वलीद इकबाल साहब, इसलिए आप पाकिस्तानी अवाम को शाबाश दीजिए जिन्होंने इस तमाम मैच फिक्सिंग के बावजूद जो हो रही थी, उन्होंने 8 फरवरी को आपके कैंडिडेट को ढूंढा, उसका इलेक्शन सिंबल भी तलाश किया और उसको वोट डाल के उसको जितवाया भी। आपको उसके लिए IMF को और बहुत सी जगहों पे ढूंढा जहां पे उसके वोट पे डाका पड़ा है। आपको इसके लिए IMF को खत नहीं लिखना पड़ा, जहां पे आइन शिकनी हुई है, आपको इसके लिए IMF को खत नहीं लिखना पड़ा। नहीं लिखना पड़ा ना, और लिखना इसलिए पड़ रहा है कि वो जो सब लोग अपनी इतनी मेहनत करके नहीं, जितनी मेहनत करके वो लोग आए हैं पाकिस्तानी लोगों पे ट्रस्ट, और ये जिनका आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है, ये उससे वो बयानिया नहीं बदलता, ये अपना रिट्रैक्ट कर लें। और ये उन जिन सीटों की ये बातें कर रहे हैं वो भी शामिल है हमारी उनके अंदर, उस पर भी ये और कह रहे हैं कि सर, तो क्योंकि ये हुआ है। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि जब नो कॉन्फिडेंस हुआ है तो बहुत सी बातें हुई उस वक्त, और कि जी बाहर की बैरूनी मुदाखलत थी या जो भी था। देखें, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी हुई है उस वक्त भी अमेरिका को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता था। हेनरी किसिंजर ने कहा हॉरिबल एग्जाम्पल बनाएंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, ये सारी बात हुई। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खुद ये सेनेटर पेल को, सेनेटर गॉलब्रेथ को, इन सबको खतूत लिखती थी कि पाकिस्तान में जमहूरियत उस वक्त सारे तो नहीं है लेकिन है तो सही, तो जमहूरियत के लिए और जमहूरियत के अलमबरदार मुल्कों और इदारों, बताइए, मैं ये सिर्फ अर्ज कर रहा हूं, हमने ये नहीं कहा कि मदद IMF को ये नहीं कहा लोन ना दो, हमने कहा मशरूत करो उसे विद गुड गवर्नेंस एंड स्ट्रांग डेमोक्रेसी, दैट्स ऑल। क्योंकि हम खुद उस करने के काबिल नहीं हैं, बताइए, कोई तैयार नहीं है IMF से खत लिख के मदद मांगना दुरुस्त रास्ता है। देखिए, बात यह है कि एक बात इनकी सही है कि एहतसाब का खौफ और ये कानून की जो बालादस्ती है उस पर अब जो है वो बड़े सवालात हैं। दूसरी बात ये भी मानते हैं तमाम जमातों को जो यहाँ बैठी हैं, सबको किसी न किसी सूरत में इस इलेक्शन पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये ऐसा इलेक्शन है जिसमें जीतने वाला भी परेशान था, हारने वाला। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई ऐसी तहकीकाती कमीशन बनाते हैं, क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स रह गया है कि जिस पे सबको इतना एतबार हो कि वो आंखें बंद करके उसकी बात मान लेंगे जो भी वो तहकीकात करेगा? क्या ऐसी तहकीकात जो हैं इतने बड़े पैमाने पर, जहाँ जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, वो कितने अरसे में होंगी, कौन करेगा, किस पे हम सब एतबार करें, क्या उसमें इंटरफेरेंस से वो पाक होंगी? ये बहुत बड़े सवालात हैं। लेकिन अगर देखिए IMF जो है वो पाकिस्तान की शेरक पे अंगूठा रख के बैठा है, उसको ख़त लिखने से क्या वो हमारा हमदर्द है? क्या वो पाकिस्तान के अवाम का हमदर्द है? ये आलमी मालियाती इदारे कभी किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की जो अवाम है उनके हमदर्द नहीं होते। इनका काम तो है कि हम में से जितना वो अवाम से खून चूस सकते हैं वो चूस दें। और ये हमारा जो है क्या कहना चाहिए, लास्ट रिजॉर्ट ये नहीं है कि हम बाहर से अगयार को आवाज़ दें। मेरा अपना एक राय है कि हम उन्हें आवाज़ दें। कल को हम तो फिर एक और आवाज़ भी आ सकती है कि कोई यूनाइटेड नेशंस की फ़ौजों को आवाज़ दे सकता है कि आज जाइए यहाँ शोरिश है, आज जाइए उस सूबे में शोरिश है। और बहुत जगहों पर आपने देखा है किस कदर पिछले दिनों जो अटैक्स हुए हैं, बहुत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है हमारी दुश्मन जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की। अब इस सूरत हाल में और उस तनाजुर में जो आपने दिखाया, पहले भी एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल मसला था, अगर पाकिस्तान की फ़ंडिंग बंद हो जाती है, ठीक है, मसलन कल हम भी नहीं रहते, हमारी हुकूमत भी गिर जाती है, तो क्या होगा? नुकसान किसको होगा? मेरी ज़ात को एज अ पाकिस्तानी होगा, लेकिन टारगेटेड तो ना मियाँ नवाज शरीफ को होगा ना हमारे किसी लीडर। पाकिस्तान का नुकसान तो पाकिस्तान का, और इस पे फिर वो आगे आने वाला जो मंजरनामा है ना कि किस किस्म की ऑपोजिशन। देखिए, कुछ बातों पर हमें मुल्क से तो कोई लड़ाई हमारी नहीं है, हमारी आपस में लड़ाई हो सकती है, तो आने वाला मंजरनामा यही है, इसी किस्म की बातें होंगी। जिन हलकों के ऊपर इस वक्त वोट ऑडिट वाला इशू है उसमें आपका अपना हल्का भी शामिल है, क्या इस वोट ऑडिट को बुनियाद बनाते हुए IMF को बुला लिया जाए कि वो हमारा फॉर्म 45 और 47 उसका भी जायज़ा ले लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, गुजारिश ये है कि ये बात कि क्या अमेरिका से कोई मदद मांगनी चाहिए, जैसे इससे पहले इन्हीं के एक बैरिस्टर सैफ साहब ने अमेरिका को इन्वॉल्व किया और कहा कि जनाब आप इसके ऊपर मुदाखलत करें और आप इसके ऊपर आवाज़ उठाएं जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है। और आज ये IMF को ख़त लिखने की बात इन्होंने की है, जिसको मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि बैरिस्टर साहब भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये मैं बड़ा पैट्रियाटिक पार्टी पोजीशन है, उसको डिफेंड तो वो करेंगे नहीं, मतलब ये पैट्रियाटिज्म के ख़िलाफ़ है ये बात, ये मुल्क दुश्मनी है। ये बात कि IMF को हम ख़त लिखेंगे, ये मुल्क दुश्मनी है, इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन ये कंट्रोवर्शियल पोजीशन है, आप मुल्क दुश्मनी से इसे ताबीर ना दें, कंट्रोवर्शियल पोजीशन है, इसको अवॉइड करना चाहिए। पहले नतीजे पे आ जाते हैं ना, क्या होगा
क्या IMF पाकिस्तान में इलेक्शन दोबारा करा सकता है? 2-3 मेरे सवाल है ना, मुझे जरा 1 मिनट दे दें। अगर आपके पैसे रोक ले तो फिर आप इलेक्शन भी करा देंगे। क्या IMF जो है वो यहाँ पे किसी हल्के को ऑडिट करवा सकता है, किसी हल्के को खुलवा सकता है? ये आपके अंदरूनी मामलात हैं और इनको यहाँ रह के आपने तय करना है। मलिक साहब, 2018 में जितने हल्कों पे इलेक्शन पटिशन्स आई थी, 2024 के इलेक्शंस में उतने हल्कों पे पटिशन्स नहीं आई, पटिशन्स कम है, उस पर एतराज़ात ज़्यादा हुए थे। दूसरी बात यह है कि ऑडिट कराएं, सारे आपके इदारे मौजूद हैं, आप जा रहे हैं। अब उन्होंने बात की ट्रिब्यूनल की, एक बात एग्जैक्टली कितनी हुई है? मैं इलेक्शन कमीशन से ये पता किया, तहरीक इंसाफ ने कितनी पिटीशंस फाइल की? मैंने इलेक्शन कमीशन से दोनों इलेक्शंस का मुवाजना पता किया और मुझे ये पता लगा है कि 2018 से 2024 में पटिशन्स कम आई हैं। उस इलेक्शन पे एतराज़ात ज़्यादा थे, इस इलेक्शन पे एतराज़ात कम है। लेकिन PTI का दावा यह है कि इनके पास 92 मेंबर्स हैं, लेकिन ये कहते हैं हमारे 180 बनते हैं, तो उस हिसाब से तो इनकी कोई 88 के करीब। मैं उस डिटेल में बगैर जो मैं आपको IMF की बात कर रहा हूँ, मैं ज़रा वो कंप्लीट कर लूँ। इसका नतीजा क्या होगा? गो कि उसने इलेक्शन प्रोसेस में तो कोई रोल नहीं, वो आपके साथ आगे चलने से इनकार करें, वो आपके साथ आगे पाकिस्तान के साथ है जो उनका एक एग्रीमेंट्स हैं, इकोनॉमिक आपका आपस में एक बॉन्ड्स हैं, वो ख़त्म करें, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो, मुल्क की तबाही निकले, इन्हें से कोई गर्ज नहीं है। अगर ये इलेक्शन जीतेंगे तो पार्लियामेंट भी अच्छी है, सियासत भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। अगर ये इलेक्शन हारेंगे, सब पे लानत भेजेंगे, निज़ाम पे भी और हर चीज़ पे। ये इनकी सियासत है और ये 2018 में भी आपने देखी है, 2013 में भी देखी है। हालांकि अच्छी खासी इनके नंबर, मैं उस असेंबली में मौजूद थी, लेकिन सिवाय इंतशार के, सिवाय गालम गलोच के, इस्तीफे बाहर अंदर, ताले लगा दो, जलाओ घराओ, उसके अलावा देखा क्या है आपने? ख्वाजा इजहार साहब, आपसे भी इस पर राय चाहूँगा। 2018 के इंतखाबात में कराची से PTI ने 14 नशिस्तें जीती थी। इस दफ़ा आपकी जमात जो है वो सारी नशिस्तें, काफ़ी ज़्यादा 15 सीटें तो आप शायद कराची से ही आपने जीत ली हैं। इस सूरत हाल में PTI का दावा यह है कि वो सीटें एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हुई हैं, MQM को दी गई हैं। तो आपका कराची का मामला भी दरमियान में और IMF का ख़त, दोनों चीज़ें, क्या यहाँ पे भी IMF को ख़त लिख के बुलाएं कि चेक करें MQM जीती है या हारी है? नहीं, मेरे बड़ा काबिल मजम्मत ये स्टेटमेंट है और जिस तरीके से वाकई मिसाल दी गई है कि KPK से भी इनके तर्जुमान कहने लगे कि जनाब अमेरिका इस मामले में और संजीदगी का मुजाहरा करे और उसी अमेरिका पे इल्ज़ाम था कि उनकी हुकूमत जो है ना वो साइफर ड्रामे में गिरा दी गई है। तो मेरी गुजारिश तो ये है कि हर पाकिस्तानी, मुहिब वतन पाकिस्तानी को इस किस्म के तमाम नदीम भाई, ये मेरी आवाज़ वापस आ रही है, थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है जी। ऑन एयर आपकी आवाज़ ठीक आ रही है, आप अपना कंटिन्यू करिए। आप कान से अपना वो निकालना चाहें तो निकाल दें, जवाब पूरा कर लीजिए आप। जी, मैं यही गुजारिश करूँगा कि हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को इस किस्म के बयानात की मजम्मत करनी चाहिए कि अगर आपकी हुकूमत है तो सब कुछ ठीक है। अच्छा, हुकूमत थी ना आपकी, जब थी तो आपने क्या कहा? मुझे टीम अच्छी नहीं मिली, मुझे जुडिशरी अच्छी नहीं मिली, मुझे नैब का चेयरमैन अच्छा नहीं मिला, मुझे ब्यूरोक्रेसी अच्छी नहीं मिली, बाद में मुझे इस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी नहीं मिली। तो भाई फिर ये हुकूमत तो कहीं चांद वांद पे बन सकती है, पाकिस्तान में या दुनिया के ये 198 ममालिक में तो नहीं बन सकती। और पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। 2018 में हमने भी क्या किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुजाहरे किए, ट्रिब्यूनल में गए, अपीलें की, सुप्रीम कोर्ट तक गए ना। 300 वोट से हमें एक जगह पर जबरन हराया गया हम, लेकिन अपील तो करते रहे और सारे प्लेटफॉर्म एग्जॉस्ट करते रहे। अब आप कह रहे हैं कि आपकी सीटें छीन ली गई हैं। यानी एक तो ये अजीब सुहाने ख्वाब, पता नहीं कोई लतीफ़े लिख के देता है या ख़ुद जहन में आते हैं। कराची में इनकी कौन सी सीटें थी? कराची में तो पूरी दुनिया जानती है कि हमारी 14 सीटें किस तरह से छीनी गई कि रात को सोए और सुबह 90 अजीज़ाबाद से MNA MP होकर निकले और आज तक लोगों को शक्ल नहीं पता कि वो MP MNA है कौन। बल्कि मैं आपको बता दूं, कभी सर्वे करवा लीजिएगा कि इनके 14 MNAs के कराची के लोगों को नाम भी नहीं पता होंगे, 4 के नाम भी नहीं पता होंगे। तो ये तो खैर ज़्यादती है। और मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान की कॉस्ट के ऊपर जो हमने होता हुआ देखा है, चाहे वो 9 मई को देखा हो, पाकिस्तान से बाहर देखा हो, झंडे जल रहे हैं, पासपोर्ट जल रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड ऐसे चल रहे हैं कि पाकिस्तान मुखालिफ लोगों को ज़रूरत ही नहीं कुछ कहने की। जो कुछ काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर से हो रहा है। और पाकिस्तान की यूथ को जिस तरह ब्रेक करीब आ गई, एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कल एक सिंध हाई कोर्ट से जज साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि ड्राइंग रूम में बैठ के आपस में ओहदे बांट लें, इस तरह का इलेक्शन करवाने का क्या फ़ायदा। ट्विटर की बंदिश के ऊपर केस चल रहा था। लाहौर हाई कोर्ट से एक जज साहब ने, शायद जमील साहब ने, इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन उनका स्टेटमेंट आज बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है, दिखाना चाहता हूँ आपको। दिखाइएगा जी। मेरा जो इस्तीफ़ा है ये किसी के एजिटेशन में नहीं है, किसी के प्रेशर में नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि इस निज़ाम के खिलाफ बगावत है। एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो इस तरह के केसेस कर रहे हैं और जो इस तरह के केसेस में डिसीजन कर रहे हैं, सराफात को ध्यान में रख के कि ये हाई कोर्ट की जजी और ओहदे जो हैं ये अल्लाह के दिए हुए हैं, ये आपकी खुद ही इस पे कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए और कोई गलत काम करने से बेहतर है कि आप इसको छोड़ के वापस आ। ये जो आपको बयानात देखने में मिल रहे हैं, कभी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, ये जस्टिस शाहिद का, ये जाहिर करते हैं एक चीज़ को कि लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि अब वो या इस्तीफ़े देकर या वहाँ कुर्सी पे बैठकर अदालत के अंदर ये बयानात जारी कर रहे हैं। ऐसी क्यों नौबत पेश आई और लियाकत साहब जिनका ज़मीर चंद दिन पहले जागा था आज सो क्यों गया। मैं समझने से कासर हूँ कि हम पाकिस्तान को ऐसे इस बहरान से निकालेंगे कैसे। अफरा तफरी तो पैदा कर सकते हैं, मसाइल तो पैदा कर सकते हैं, हल नहीं निकाल सकते। वली साहब दोबारा आपकी तरफ ही आऊँगा। ये जो कमिश्नर वाला एपिसोड था, आप इसको कुछ एनालाइज कर सकें कि इसने क्या चीज़ सर्व की है। देखें जी, मैं आपको अपनी तरफ से तो राय दे सकता हूँ क्योंकि मैं नुमाइंदगी करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हमारे मौक़िफ़ की तो वो तायद करती है, उनकी जो स्टेटमेंट है उसका लेना और वापस लेना हमारी रियासत की जितनी कैपेसिटी है लोगों से स्टेटमेंट्स दिलवाने की भी और वापस दिलवाने की भी, वो उस जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको पता ही है। लेकिन मैं वापस जाना चाह रहा हूँ और ये जज साहब जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और मैं इनके इंतखाब कलाम को दाद देता हूँ जो उन्होंने अपने ख़त में, इस्तीफ़े के ख़त में कलाम इकबाल, मैं खुद उस शेर लिखा, उन अशार से मैं खुद आशना नहीं था, हालांकि मैंने बहुत मुताबिक किया। नहीं, मुझे याद नहीं। बहुत अच्छा इंतखाब कलाम था, मैं याद करने की कोशिश करूँगा अब। बट आज आके अभी इज़हारुल हक साहब ने भी कहा ना, बड़ी काबिल मज़म्मत बात यह है कि ख़त लिखा जा रहा है जो भी है और अग़यार के दरवाज़े खटखटाने की बात होती रही। मैं शुरू करना चाहता हूँ उसके रूट कॉज से। मैं बार बार उसी पे जाना चाह रहा हूँ। सबसे ज़्यादा काबिल मज़म्मत बात वो वारदात है जो पाकिस्तान की आवाम के साथ और उनके मैंडेट से हुई है। ऑडिट कराने पे आमादा हो जाए, मसला हल हो जाएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम अंदरूनी तौर पे देखें, ये पहला इलेक्शन इस लेवल पर चला गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी नोटिस ले लिया है। मैं बारहा पिछले 10 दिन से कह रहा हूँ, आपके शो पे भी शायद कहा है कि अमेरिका ने जिस तरह का बयान दिया है, 3 बयानात या 4 दिए हैं, इंग्लिस्तान ने, बरतानिया ने, वो कॉमनवेल्थ ने, EU ने, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने, जिस तरह के बैनुल अक़वामी जरायद और अखबारात ने जिस तरह से इसके बारे में जो राय का इजहार किया है, शफाफियत की ऊपर जो सवालात उठाए हैं, वो भी एक नया रिकॉर्ड है। इसलिए ये ज़रूरी हो गया है। और अगर हम खुद अपना एहतसाब करने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर क्या मजबूरी है, या ना फिर जिनके पास लीवरेज है, और मैं तो बताता रहा हूं कि ये वो ममालिक हैं, हल आपको निकालना पड़ेगा। IMF को नहीं हल निकालना, हमें निकालना। IMF तो सिर्फ मशरूत कर देगा ना, वो तो नहीं, वो खुद तो नहीं मशरूत करे IMF, वो करेगा जी ठीक है, क्यों करे, आप पहले अपना सेट योर हाउस इन ऑर्डर, हम आपको पैसे देंगे, क्यों करे, सेट योर हाउस इन ऑर्डर, क्यों करे जी। कल आप IMF आपको खत लिखेगा, वो क्यों कहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना है कि नहीं चलाना, फौज रखनी है या नहीं रखनी, वो क्यों कहता है कि गैस बढ़ाएं, गैस की कीमतें बढ़ाएं, वो क्यों कहता है बिजली की कीमतें बढ़ाएं, वो क्यों कहता है सर्कुलर डेट कम करें, वो क्यों कहता है GST लगाएं, वो क्यों कहता है इनकम टैक्स, वो सारी बातें पॉलिटिक्स आर योर इलेक्शन आर योर नहीं, तो ये गुड गवर्नेंस इकोनॉमी का इशू है ना। वो बताता है, वो ये कहता है कि मार्केट्स को डीरेगुलेट करें, ये भी आपकी, मैं इस पे और इसीलिए आप उसको इलेक्शन की कंडीशन लगवाएं। कल आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम की कंडीशन लगाएगा, परसों फौज की कंडीशन लगाएगा, फौज को कहेगा खर्चा बड़ा होता है, फौज भी ना रखो, न्यूक्लियर प्रोग्राम आपने क्या करना है, बस और ये नहीं, हमने बाय द वे जब ये हमने बिल्कुल ठीक फैसला किया न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, और न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जब हमने वो इकदाम लिया तो दुनिया भर की सैंक्शंस लगी हम पे, और दुनिया भर को दाद भी जानी चाहिए एक चीज़ की, और ये जनरल KM आरिफ ने अपनी किताब में भी लिखा है, जो कि उसको एक चश्मदीद गवाह है, कि दाद देनी चाहिए दुनिया की कम्युनिटी को जिन्होंने एक मुल्क जो कि सुई तक नहीं बना सकता था, उनको इतनी सैंक्शंस दे दी कि हम खुद जो है एक एटम बम बनाने के काबिल हो गए। तो जब हम खुद इस सिलसिले को भी मजबूत, अपनी जमहूरियत को मजबूत करने के काबिल खुद कर लेंगे, खुद करें ना, खुद करें, IMF से खत लिखवा के, लेकिन खुद करेंगे, लेकिन अगर खुद करने को तैयार नहीं है
तो फिर वो लोग जो दुनिया भर में अलंबरदार बनते हैं जमहूरियत के और उसके ऊपर इकदाम भी लेते हैं, वेनेजुएला में लेते हैं, ग्वाटेमाला में लेते हैं, म्यांमार में लेते हैं, ईरान के खिलाफ करते हैं, तो क्यों ना, और उन्होंने भी कहा है प्रोब करो, प्रोब कर ले, मसला हल हो जाएगा। पलशा एक साइफर एपिसोड भी और ये वो इनिशिएटिव ले लें, पीपल्स पार्टी ले ले, ये इस हुकूमत का एक अहम हिस्सा है, ये वो इनिशिएटिव ले ले। पलशा एक और साइफर का एपिसोड भी पाकिस्तान में हुआ था और उन्हीं से हम आप चाहते हैं कि हमारे दर्द की दुआ भी कर दें। मुझे नहीं समझ आती कि क्या। देखिए अगयार का कोई काम नहीं हमारे मामलात में, जैसे हमें अपने घर के मामलात में बाहर के लोगों का कोई अमल दखल पसंद नहीं आता एज अ पर्सन, इसी तरह हमारे घर के मामला और हमारे मामलात क्या ऐसे हैं कि आप अमेरिका को देखिए, ये अमेरिका को तो इल्जाम ये था कि उन्होंने यहाँ हुकूमत गिरा दी। अच्छा, और रोज अब रोज सबसे ज्यादा शोर भी अमेरिका की तरफ से मच रहा है, जो मैं देखती हूँ हर रोज स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से तवातर से आता है। लेकिन बात सुनिए, उन्हें हमसे कोई हमदर्दी वाला फैक्टर नहीं है, उन्हें कोई वो नहीं है कि यहाँ आपसे उनको कोई ख़ास हमदर्दी है या हमसे कोई ख़ास नफरत है। हर एक के अपने मफादात होते हैं, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन जो मैंने देखे हैं उनके बयान वो पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक हो। अब पाकिस्तानी कवानीन तो यही हैं जो एग्जिस्टिंग हैं और वही लोग हैं जिन पे बहुत से लोगों को इतराज़ होगा जो इधर उधर बैठे हैं, जिन्होंने इसको अगर कोई प्रोब करना है, कोई इसमें तहकीकात, वही करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप किसी इंटरनेशनल एजेंसी को या हम करते हैं या कोई तीसरी यूनाइटेड नेशंस कर ले, उन्होंने नहीं कहा। लिहाजा वो भी जो कह रहे हैं, अमेरिका जो कह रहा है, जो कि आईएमएफ के पावर हाउस का सबसे बड़ा रुकन अमेरिका है, ये आईएमएफ को नहीं कह रहे ना, ये अमेरिका को कह रहे हैं ना द वर्ड्स, क्योंकि सारी लेवरेज आईएमएफ ने पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी गोल्स को सर्व किया, उसने 2 साल वो कंडीशंस लगाई हैं, नाक से लकीरें निकलवाई हैं। हमें तो अब उसका वो ज़्यादा एहसास हो रहा है, लेकिन वो दुनिया में कई जगह पे इसी तरह तबाही फेर के। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि लेवरेज जो है ना, मैं इस बात से इनकी इख्तराफ करती हूँ, लेवरेज तो इनके हाथ में था, अभी भी है, चाहे जो मर्जी कहे। आप सब क्या आप इनको कहते हैं आप हुकूमत बनाएं, वोट ऑडिट भी आप खुद ही करवाएं। मेरी बात आप नहीं समझ रहे। आप इनको अगर ये लेवरेज की बात कर रहे हैं और ये कहते हैं हमने इतनी सीटें जीती, तो लेवरेज तो अवाम का इनकी इससे बड़ा लेवरेज क्या है? उनको सबसे ज्यादा वोट इनको मिले हैं, तो ठीक है, इनके पास तो इतना बड़ा लेवरेज है। क्वेश्चन मार्क है, जहां नताइज रात को रोके गए वहां ऑडिट करना चाहिए। खत लिखना तो फिर भी गलत बात है। देखिए, जब आप तैयार नहीं होते डोमेस्टिकली आप करें नहीं, देखें शुड जिस तरह केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, नेशन 11वीं दफा भी रिजल्ट्स एक्सेप्ट करके मूव ऑन करता है। अब ये नहीं कहते। ये लियाकत साहब ने जो एक वो खोला था जिस मीर जाके उनका कहानी बनाई थी, वो अब क्या हुई, 1 हफ्ते के अंदर सारा कुछ अच्छा हो गया। देखिए, उन्होंने बड़ी एक मुतनाज़ा बयान दिया था और उन्होंने ये पोर्ट्रे किया था कि शायद वो इलेक्शन का सारे अमल के इंचार्ज हैं और बरह रास्त इलेक्शन कमीशन से ऑर्डर्स लेके नीचे मतदाताओं को ट्रांसमिट कर रहे हैं और इलेक्शन में नताइज पर असरअंदाज हो रहे हैं। हालांकि वो कतई तौर पर, मैं सर ये ज़रा मुकम्मल कर लूँ जुमला, कतई तौर पे उनका इलेक्शन के अमल में कोई अमल दखल नहीं था। जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स या रिटर्निंग ऑफिसर्स वो बराह रास्त अहकामात लेते हैं। सर ये सारे लोग इतने भोले मासूम नहीं थे, गाने दे सच नहीं। रात को नताइज किसने रोके थे? 9 बजे 9 बजे नताइज किसने रोके थे? किस हल्के की बात कर रहे हैं सर? सारे पाकिस्तान के जिन हल्कों में इशू पैदा हो गया है, एक इशू पैदा हो गया 45 आने, उसके बाद 47 का, तो सुबह तक जब भी इलेक्शन हुए हैं नताइज इसी तरह ही आते हैं। और 2018 में जो नताइज आए थे वो तो 2-3 दिन बाद आए थे, 4 दिन बाद 13-18 पूरा ही बैठ गया था। 13-18-24 ये बात कि जनाब फलां हल्के के नतीजा पहले आ गया, बाद में आ गया है, जाहिर है आपके दूर दराज पोलिंग स्टेशन होते हैं, कौन से रिटर्निंग अफसर जल्दी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जल्दी आके अपना नतीजा जमा कराते हैं। तो ये किसी एक हल्के की रात 2 बजे की डेडलाइन थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कैमरास के ऊपर आके बयान दिया था कि इंटरनेट बंद भी हो जाए, कोई टेंशन नहीं, रात 2 बजे नतीजा देंगे। सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 2 बजे प्रोविजनल। आपका क्या ख्याल है? और आज 22 तारीख है, बाई लॉ आज वेबसाइट आपका क्या ख्याल है कि ये कमिश्नर पिंडी ने रोके थे रिजल्ट्स? कमिश्नर पिंडी ने हिस्सेदार होंगे ना जी, वैसे कैसे रुक सकते हैं? फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने देने थे ना, उन्होंने ही देने थे ना, मैं आपको यही कह रहा हूँ। तो उन लोगों को पकड़े जिनको जिम्मेदारी दी गई, रिटर्निंग ऑफिसर्स का था या अकाउंटेबिलिटी ऑफिसर्स का था, इनका नहीं था। और फिर अगर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी तो फिर 2 दिन गुजरने के बाद आज उनकी आप स्टेटमेंट देखें, वो अक्सर बिल्कुल एक उलट बात कर रहे हैं। तो या पहले फनी खराबी थी या आज फनी खराबी? मेरा ख्याल है फनी खराबी जो होती है वो जेनेटिक ही होती है। ख्वाजा इजहार साहब कराची के नतीजे। एक बात मलिक साहब, एक बात जो अभी आपने दोबारा ये सवाल किया, मैं एक बात अर्ज कर दूं, एक जुमला सिर्फ। पहली बात तो ये कि तमाम बैनुल-अक़वामी जराइद अखबारात ने 18 में भी इसी तरह एतराज़ किया था, जिसको ये हजम कर गए बड़े आराम से।
पीटीआई की जो सोच है ना, वो फितने का फ़रोग बन चुकी है। ये सिर्फ फितने को फ़रोग देते हैं। अभी बार बार आप एक बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं, और मुझे ये बताएं, IMF से शिकायत करना, उसे मदद मांगना, अमेरिका से मदद, सिवाय पाकिस्तान को मसाइल से दो चार करने के, आप इस मसले पे उनसे कोई मदद नहीं मांग सकते, ना वो कर सकते हैं। अभी कहा ना अपना सेनेटर साहब ने कि जी मुझे तो ट्राइब्यूनल्स पे एतमाद नहीं है। और ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं? ट्राइब्यूनल्स हाईकोर्ट के जजेस हैं। 2018 के इलेक्शन में ट्राइब्यूनल्स ने तो आपके डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली को 50,000 वोटों से हरवा दिया था, याद है आपको? और वो 4 साल सुप्रीम कोर्ट से बैठे फिर भी रहे ना, स्टे लेके बैठे रहे ना, ट्राइब्यूनल ने काम कर दिया। अच्छा, आज अदालतें हैं, आप अदालतों को गालियां देते रहे। यहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जब इमरान खान साहब आते थे, लश्कर लेके चलते थे लाहौर से, और यहाँ पे गाड़ियाँ पुलिस की जल रही हैं और पुलिस वालों को डंडे पड़ रहे हैं, वो आप लश्कर कशी अदालतों पे करते रहे। आज अदालतों से आपको इंसाफ नहीं मिल रहा। अच्छा, आज आपको मानते नहीं हो रही। तो भाई जो मिलना है इस सिस्टम से मिलना है आपको। आप ख्वाजा इजहार साहब, एक सिस्टम के अंदर हमारे एक हम डेवलप करते हैं मेल फंक्शनिंग, और उसको बड़े अच्छे से मजबूत करते हैं। 2013 में रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से एक सिस्टम बनाया गया था। 2013 में वो बैठ गया था। 2018 में उसका नाम बदल के हमने RTS कर दिया, वो भी बैठ गया। और 2024 में उसका नाम हमने इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम रख दिया, और वो दोबारा बैठ गया। इसके अंदर इंटरनेट ही बंद रहा 24 घंटे। करप्ट हब्स नहीं, उन्होंने कहा था ये इंटरनेट डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, तो वो भी खुद से काम करेगा। लेकिन ख्वाजा इजहार साहब, ये सिस्टम को करप्ट करने में हमने महारत ऐसी कर ली है कि अब पूरी पाकिस्तान के सारे 25 करोड़ लोगों को पता है कि हमने इलेक्शन के साथ क्या किया है। इसके लिए ना IMF को खत लिखने की ज़रूरत है, ना कहीं और जाने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ अपने खुद से अंदर झांक के देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को आगे ले जा रहे हैं हम, या गड्ढे के अंदर फेंकते जा रहे हैं। ये हम पता नहीं किस दिन सोचेंगे बैठ के। जिस दिन हमारे बड़े 8-10 बैठ के ये सोच लें, पाकिस्तान इस बहरान से बाहर निकल आएगा। ख्वाजा इजहार साहब। नहीं नदीम भाई, बात सही है। मैं सिर्फ आपको एक याद दहानी कराऊं, ज़रा ये सबके मैनिफेस्टो तो उठा के देखें ना, ख़ास तौर पे PTI का मैनिफेस्टो देखें, तमाम जमातों का, मेरा भी उठाए। सब ने 3 बुनियादी बातें की। कभी इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे, जुडिशल रिफॉर्म्स करेंगे, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करेंगे। ये पिछले 3 अदवार में जो 3 कौमी हुकूमतें बनी हैं, कौमी असम्बली तश्कील पाई है, क्या किसी एक ने भी, इंक्लूडिंग PTI जिनका तो सबसे सरे फहरिस्त एजेंडा था, क्या कोई एक स्पेशल कमेटी बनाई है खाली इस पे गौर करने के लिए कि इलेक्शन रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए? हमसे तजावीज़ मांगी गई, हमने लिख लिख के दे दी 4-4 पेज की तजावीज़, लेकिन नेशनल असम्बली जिसका ये फोरम था, वहाँ पर ना PMLN ने, ना पीपल्स पार्टी ने, ना PTI ने। और अब भी मौका है, चाहे PTI अपोजिशन में हो, भाई आएँ, आगे बढ़े, एक रेजोल्यूशन ही तो पेश करनी है, पेश करें। एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स पे जाते हैं। आपको जुडिशरी ट्राइब्यूनल की परेशानी है, आए जुडिशल रिफॉर्म्स पे चलते हैं। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि जिसकी बारी में जो जीत गया वो खुश है और जो हार गया उसने पूरे पाकिस्तान को दाव पे लगा देना है। तो मेरा ख्याल है बजाय कि IMF को लिख के इलेक्शन रिफॉर्म की आपको, मेरे ख्याल में जो है ना सिस्टम के ऊपर सिर्फ हम अमल पैरा हो जाए ना, मौजूदा सिस्टम के ऊपर, इट्स ए परफेक्ट सिस्टम। लेकिन आप फॉर्म 45 रात को गायब कर दें, जिसकी ड्यूटी है कि वो दस्तखतशुदा कापी देगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, उसको जमा करके सिर्फ कंसोलिडेटेड रिजल्ट देना है, और रात 2 बजे की पाबंदी भी है। आप कुछ ना माने तो फिर क्या होगा? असल तो हमने सिस्टम को तो खुद ही खराब किया है ना। हुजूर, आपने मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का वो बिल नहीं देखा था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ रही थी जो पूरी दुनिया में रिजेक्ट हो गई थी? यानी अगर वो आ जाती और उसमें मैनूवरिंग हो जाती, वो कहीं से हैकिंग हो जाती, तो वो ठीक था रिजल्ट। तो यही तो मसला है कि हम हर दफा अपनी सहूलत के हिसाब से तजुर्बे करना चाहते हैं। वो तो 45-47 आगे पीछे हो सकता है, जहाँ दस्तखत होने हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के भी और तमाम पोलिंग एजेंट्स के भी, तो वो बटन दबाने में क्या मुश्किल थी? मर्जी से जो मर्जी टाइप करके निकाल लेते, हैक करने की जरूरत ही नहीं। सर वो शुक्र करें वो नहीं आया, वरना मेरा आपका वोट भी स्वैप हो जाना था अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाती तो। वलीद साहब, आगे बढ़ेंगे हम, या आप दोबारा कोई डी चौक में, कोई पिंडी में कहीं और बैठे होंगे, इसी तरह पाकिस्तान चलेगा आगे? मेरे ख्याल में PDM 2.0 गवर्नमेंट का अगर नेक नियति का पहला कदम अगर को उठाना चाहें तो मेरे नज़दीक वो वही होगा कि इलेक्शन ऑडिट को इनवाइट करें, खुद इनिशिएटिव लें। मेरे नज़दीक, मैं अपनी राय दे देता हूँ, मैं समझता हूँ, और ये जो आपके मेहमान हैं दीगर, विद रिस्पेक्टफुली, मैं नहीं समझता कि PMLN और MQM अगर वो शॉट्स को कॉल कर रहे हैं वो इसका अलाउ करेंगे, क्योंकि वो बेनिफिशरी हैं इस सारी वारदात के। PPP अलबत्ता जो है ये कलीदी किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि ये की स्टेक होल्डर है इस गवर्नमेंट में।
ये कदम उठा लें, और जरदारी साहब जो कि माशाल्लाह बड़े कारीगर हैं और बहुत सी चीज़ों में बड़ी सी चीज़ें अचीव की हैं, ये सबसे हिस्ट्री में मुस्बत तरीन इकदाम जाएगा अगर वो अपनी पार्टी और अपनी लीवरेज के ज़रिए ये काम करवा दें। इससे शुरू करें हम, और ऑडिट हो, और आई थिंक दैट विल बी अ गुड स्टेप, ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन। इलेक्शन रिफॉर्म नहीं, इलेक्शन ऑडिट। रिकन्सिलिएशन की तो ऐसे सब कोई ज़रूरत है, 2018 भी उसमें शामिल कर लें, इनसे भी ले लें ट्रूथ इनके हिस्से का और आप अपना हिस्से का डाल दें। देखिए वो तो मोहतरमा लिख गई थी जाने से पहले, और अब वो कब बनेगा, किसके नीचे बनेगा, एक बड़ा सवाल है। ये भी कर सकते थे अपने दौर में, और जैसे अभी भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहती कि आज का इलेक्शन जो है उस पर सवालिया निशान नहीं है, बहुत सारे सवालिया निशान है, लेकिन जब 18 का इलेक्शन हुआ था और तब सब चीखे थे, उस वक़्त अगर एक एग्ज़ाम्पल इनकी तरफ से हो जाता तो ये ऑडिट करा लेते तो भी आज हम कराने के पाबंद होते। लेकिन अगर ऑडिट कराने से मैं कहती हूँ कि ये मामलात हल होते हैं और स्टेबिलिटी आती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसके लिए भी सबको साथ में, हमें तो कोई हर्ज नहीं, हमें तो अपने रिजल्ट्स के बारे में कोई ये तो सेनेटर साहब जो हैं वो इस बात पर बात कर रहे हैं, इन्हें भी इस बात का पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना को ऑडिट में दिलचस्पी है, ना फोरेंसिक में दिलचस्पी है, इन्हें दिलचस्पी सिर्फ इस चीज़ में है कि ये इक़्तिदार में हो, ये पावर में हो। लेस दैन दैट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑडिट फोरेंसिक के बाद भी कोई नया कट्टा खोल लेगी, घर नहीं बैठेगी। कट्टे ही खोल रहे हैं रोज़। इन्होंने फितना परवरी से बाज नहीं आना, इंतशार फैलाने से बाज नहीं आना, क्योंकि ये इनका ट्रेडमार्क है। इसके बगैर ना इनका कारकुन इकट्ठा होता है, ना इनके लीडरों को चैन आता है। जब तक ये बिगाड़ ना पैदा कर लें माशरे के अंदर, जलाओ घराव ना कर लें, इनकी रोटी हजम नहीं होती। क्लोजिंग रिमार्क्स ख्वाजा साहब। बस जनाब मैं तो वही अपनी बात पर कायम हूँ कि नया पार्लियामेंट फॉर्म होने जा रहा है। ये सारी बातें जो किताबी हैं, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप कर सकते हैं, कॉन्क्रीट स्टेप्स लें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, पाकिस्तान की बका और सलामती के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। और ये पार्लियामान, इसकी बड़ी वास्ट पावर्स हैं, इसकी स्टैंडिंग कमेटी की पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, सेनेट है। हर जगह हम मर रहे होते हैं कि हमने हुकूमत भी बनानी है, मेंबर नेशनल असम्बली भी बनना है, हमने वज़ीर भी बनना है, वज़ीर आज़म भी बनना है, लेकिन जो एक्चुअल पार्लियामेंट का काम है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको फोकस नहीं करती। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। ख्वाजा यहाँ से इस्लामाबाद से वलीद इकबाल साहब, परवेश खान और तारिक फजल साहब, आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।